देखो ये फाइल नंबर 03 है, वर्ड फाइल, जिसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के सम्स है। ये तुम लोग ने आईपीएस की है, इसमें बहुत सारे सम है। ये तुम लोगों के डिवीजन की है क्या? तो तुम लोग ने किसी ने भेजी होगी, राइट। इसमें बहुत सारे सम्स है। इसमें से देखते हैं मैक्सिमम कितने सम हो सकते हैं, 3-4। वो हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी मैं बता दूंगा। और उसके सॉल्यूशन के लिए ये फाइल नंबर 05 एक्सेल फाइल मैंने बनाई है, इसमें हम सॉल्व करेंगे ये फाइल नंबर 03 के क्वेश्चन। एक फाइल मेरे पास है जो कॉलेज है यहाँ पे मलाड में, इसकी 2021 की है, टीवाई कॉम की इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये भी मैं शेयर कर दूंगा। इसमें थोड़ा मीनिंग है और क्या जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं कौन से ट्रांजेक्शन के लिए, वो भी इसमें लिखा हुआ है, राइट। तो वो मुझे अलग से नहीं पड़ेगा। और इसमें सिर्फ क्वेश्चंस है, सॉल्यूशंस तो नहीं है। तो ठीक है, बट यू विल इट विल हेल्प यू टू नो द जर्नल एंट्रीज दैट यू पास। अब हम लोग तो डायरेक्ट सम से स्टार्ट करते हैं। पहले ब्रीफ में मैं बता देता हूँ कि ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है ना, एक एग्जिस्टिंग कंपनी है जो लॉस मेकिंग कंपनी है बहुत ज्यादा टाइम से, जो प्रॉफिट में आ ही नहीं रही है और लॉस मेकिंग है। तो क्या हो गया, सब एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट और जो भी हम बता रहे हैं एसेट्स के वैल्यू वो फॉल्स है। और लॉस मेकिंग मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो नेगेटिव है, वो एसेट साइड में हम शो कर रहे हैं। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब हम वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के रियल वैल्यू बताएंगे, एसेट्स के वैल्यू कम कर देंगे, जो रियल वैल्यू है, जो लॉस है वो भी जीरो कर देंगे। तो एसेट के वैल्यू कम करेंगे तो लाइबिलिटी के वैल्यू भी कम करना पड़ेगा और एक नया बैलेंस शीट बनाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे बैलेंस शीट का। इसलिए उसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, क्योंकि हम सिर्फ बैलेंस शीट को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे। कंपनी को हम बंद करके नई कंपनी शुरू नहीं कर रहे या कंपनी को किसी को बेच नहीं रहे। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मतलब कंपनी बंद करके, लिक्विडेट करके न्यू कंपनी, सेम बिजनेस हम शुरू करते हैं, उसको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। दोनों का डिस्टिंग्विश भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब मेन जो तुम लोगों को याद रखना है, ये बैलेंस शीट है तो या देखोगे तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लॉस मेकिंग कंपनी है तो ये तो होगा ही प्रॉफिट एंड लॉस तो एसेट्स में, बिकॉज इट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा, राइट। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में दिया रहेगा कि कौन से एसेट्स को हमने क्या किया, कितनी वैल्यू कम करनी है, ज्यादा करनी है, कौन से लाइबिलिटी की वैल्यू कम ज्यादा करनी है, कैंसिल करनी है, क्या करना है। और उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है हमें। और उसके बाद नया बैलेंस शीट भी बनाना है। दोनों है ना, तुम लोगों को बैलेंस शीट बनाना भी सिखाया है, राइट। और जर्नल एंट्री पास करना भी सीखना है। तो पहले तो जर्नल एंट्री पास करना मेन है, राइट। अब एक बेसिक रूल पहले याद रखना है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्योंकि ये लॉस है तो ये जो लॉस हम एसेट्स का वैल्यू कम करेंगे, तो ये लाइबिलिटी का वैल्यू कम करेंगे, तो सबसे पहले ये लॉस कौन बेयर करेगा? ऑब्वियसली द ओनर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का भी वैल्यू कम होगा, राइट। लाइबिलिटी भी कम होगी। बाकी लोग भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लाइक डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, मे बी अदर लाइबिलिटीज, एनीवन कैन सेक्रीफाइस। इफ वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट तो हमें ये सारा भी डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि बैलेंस शीट टैली हो। तो एक बेसिक रूल याद रखना है तुम्हें, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कि अगर हमें फायदा हो रहा है तो हम कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करेंगे, हमें यानी कंपनी को। और अगर लॉस हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा तो फायदा है कि लॉस है? एसेट्स इंक्रीज मींस क्या है फायदा, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होना। तो यस सर। रिडक्शन क्रेडिट होगा, राइट। और एसेट्स डिक्रीज है मतलब इट इज अ लॉस, तो सिंपल है कि कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा।
और दूसरा अकाउंट तो ऑब्वियसली वो एसेट ही करेंगे। अगर हम कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कर रहे हैं तो डेबिट तो वो एसेट को ही करेंगे, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर रहे हैं तो क्रेडिट एसेट को ही करेंगे। वैसे ही लाइबिलिटीज के लिए लाइबिलिटी इंक्रीज होना क्या है, लाइबिलिटी इंक्रीज लॉस है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट, जो भी लाइबिलिटी साइड में आइटम है, राइट। और लाइबिलिटीज डिक्रीज तो हम क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, क्योंकि ज्यादातर एंट्री में कैपिटल रिडक्शन आएगा ही। तो ये पहले तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो तुम लोगों को याद रखना है कि हमें ये करना है, राइट। और जितनी जनरल एंट्री तुम लोग पास कर सकते हो एक एक करके करते जाना है, एडजस्टमेंट्स पढ़ पढ़ के, राइट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तो हम बनाएंगे, दैट इज मी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पैराडाइज लिमिटेड। यहाँ पे बैलेंस शीट दिया है, ये लाइबिलिटी में 10% प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड अदर लाइबिलिटी। एसेट्स में प्रेमाइसेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, डिपॉजिट्स, publicity campaign expense and profit and loss account. Profit and loss account on the asset side represents loss. अब दिया क्या है इन लोगों ने, it is observed that the new product launched by the company has not succeeded even after 3 years of marketing. The management is of the opinion that the assets and liabilities are not valued correctly and also find it difficult to raise finance. To overcome the situation, a scheme of reconstruction is prepared by the directors and approved by all authorities. ये फीचर्स है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक दूसरे से रिलेटेड है। एक एडजस्टमेंट पढ़ो, उसकी एंट्री करो, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो ये 12 एडजस्टमेंट दिए। यू आर रिक्वायर्ड टू शो जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया है प्लांट एंड इक्विपमेंट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 80,000। प्लांट जो 80,000 का है वो ऑब्सोलेट हो गया, ऑब्सोलेट यानी खराब हो गया, आउटडेटेड हो गया, आउटडेटेड। दिस इज सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 16,000। 80,000 का प्लांट हम 16,000 में बेच रहे हैं। 80,000 का प्लांट 16,000 में बेच रहे हैं, ऐसा फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है। एक चीज और बेसिक तुम लोगों को जनरल एंट्री का रूल पता होना चाहिए कि कभी भी कुछ भी बेचते हो तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ये रूल तो पता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कभी भी पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट या कैश बैंक डेबिट, और पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। पहली चीज तो ये। तो हम यहाँ पे 16,000 में बेच रहे हैं, वी आर सेलिंग एट 16,000, राइट। तो 16,000 में बेच रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट 16,000, राइट। और 80,000 का 16,000 में बेच रहे हैं तो 64,000 हमारा लॉस है। तो लॉस होता है अगर, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट करना है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 64,000 टू क्या बेच रहे हैं हम, प्लांट एंड इक्विपमेंट 80,000। तो 80,000 टू प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट होगा बिकॉज इट इज गोइंग आउट। एसेट्स के लिए रूल है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बीन प्लांट स्क्रैप एंड सोल्ड एट लॉस। नरेशन भी लिखना है, नरेशन में खाली एक सब में ही बताऊंगा। नरेशन तो तुम लोग लिख ही लोगे जो यहाँ पे दिया है, बीन प्लांट सोल्ड, जो भी लिखोगे एज स्क्रैप। तो 16,000 में बेचा, 64,000 का लॉस हुआ, तो वो कैपिटल रिडक्शन डेबिट करेंगे। और 80,000 का प्लांट बाहर चला गया, बेच दिया। फर्स्ट एंट्री क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? ये क्लियर है? यस सर। तो एसेट सोल्ड का एंट्री आएगा ही, और एसेट ज्यादातर लॉस पे ही बेचेंगे, कभी कभी होगा प्रॉफिट पे बेचा। तो प्रॉफिट पे बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन आएगा, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा। जितने में बेच रहे हैं वो बैंक अकाउंट में आएगा, और कितने का एसेट, एसेट का बुक वैल्यू क्या है वो एसेट अकाउंट में आएगा।
लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। तो एसेट सोल्ड के लिए ये रूल याद रखना है। नेक्स्ट है second adjustment, the auditors have pointed out that depreciation on plant is not provided to the extent of 40,000. प्लांट पे 40,000 डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया है, करना है। तो डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, एसेट का वैल्यू कम होगा कि ज्यादा होगा? डेप्रिसिएशन मींस कम होगा, राइट? तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू प्लांट एंड इक्विपमेंट 40,000। यहां हम डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे डेबिट, बिकॉज ये हम रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में कर रहे हैं। नॉर्मल हम करते हैं डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड इक्विपमेंट, बट यहाँ पे लॉस हुआ। लॉस कब होगा? एसेट का वैल्यू कम होना, लाइबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज होना, दोनों का मतलब लॉस। तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट करेंगे। एसेट का वैल्यू इंक्रीज होना, लाइबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज होना, मतलब प्रॉफिट, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करेंगे। तो दिस इज बीन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट चार्ज्ड। Third is the present realizable value of investment is 56,000. इन्वेस्टमेंट का आज वैल्यू 56,000 है, प्रेजेंट वैल्यू। रियलाइजेबल मतलब आज उसको बेचेंगे तो 56,000 ही मिलेगा। अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1,20,000। और बेच नहीं रहे हैं, यहाँ पे दिखा है खाली आज उसका रियलाइजेबल वैल्यू 56 है। 1,20,000 था, आज 56 है। तो इसका मतलब क्या? 1,20,000 माइनस 56, 64,000 से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम करना है हमें। 1,20,000 है, आज 56 करना है, उसका वैल्यू कम करना है, एसेट का वैल्यू। तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा कि क्रेडिट? डेबिट। डेबिट होगा। तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट 64,000 से टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर रहे हैं 64 से, मतलब 64,000 से इन्वेस्टमेंट का अकाउंट हम कम कर रहे हैं, वैल्यू कम कर रहे हैं। एसेट की वैल्यू कम करेंगे तो एसेट क्रेडिट होता है, एसेट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एसेट डेबिट होता है, राइट? तो ये उसकी एंट्री है। देन स्टॉक इंक्लूड आइटम, ये स्टॉक भी एसेट है, जैसे प्लांट एंड इक्विपमेंट था वैसे ही। तो स्टॉक इंक्लूड आइटम वैल्यूड एट 48,000, एक स्टॉक है, स्टॉक के अंदर एक आइटम है जिसकी वैल्यू 48,000 है, विच इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 50%। सोल्ड है, सोल्ड है तो मैंने क्या बोला, पैसा आएगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कितने में बेच रहे हैं हम? 24,000। 24,000 में बेच रहे हैं, 24,000 लॉस है। तो कैपिटल रिडक्शन बैंक अकाउंट डेबिट 24, कैपिटल रिडक्शन 24 टू स्टॉक 48,000, जैसे कि ये हमने किया था, ये भी वैसा ही है, बीन स्टॉक सोल्ड एट लॉस ऑफ 50%। बैंक अकाउंट डेबिट 24, कैपिटल, और डेबिट लिखना है यहाँ पे, मैंने यहाँ लिखा नहीं है dr डॉट, जो भी डेबिट में वो dr डॉट तुम लोग लिख देना, ठीक है? क्लियर है? अब एक एंट्री जो नेक्स्ट है ना, वो तो हर क्वेश्चन में आएगी, और ये भी आएगी जो फर्स्ट और ये था फोर्थ, इसमें से भी एक एंट्री तो हर सब में आएगी। इन्वेस्टमेंट वाली भी हर सब में आती है कि इन्वेस्टमेंट बेच दिया इतने का इतने में, ये वाली कॉमन नहीं है सेकेंड एंट्री। अब फिफ्थ और सिक्स्थ भी कॉमन है, जो तुम्हें आएगी, हर सब में आने वाली है, उसके बिना सम ही नहीं है, ऐसे समझ लो। अब फिफ्थ एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज इन अरियर्स फॉर 3 years, द अमाउंट इज नॉट पेएबल। पहले तो ये डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स तो तुम लोगों को पता है कि ये प्रेफरेंस शेयर्स है, 2,40,000 का 10% उस पर डिविडेंड है, तो 2,40,000 का 10% 24,000 एक साल का प्रेफरेंस डिविडेंड है। क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, तो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं किया, तो यहाँ लिखा है इज इन अरियर्स फॉर 3 years, यानी 3 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी है। इसका मीनिंग यही होता है यहाँ तक, 3 साल का। तो 2,40,000 इंटू 10%, वो तो 1 year का हो गया, इंटू 3 करेंगे, 3 years का 72,000 हो जाए। अरियर है उससे हमें कुछ नहीं लेना देना, अरियर है वो ठीक है, वो तो ऊपर नहीं है, वो नोट में बताते हैं। अब हमें मेन इससे ध्यान रखना है, वो अरियर है
तो वो हम पे कर रहे हैं या पे नहीं कर रहे। दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे दिया अमाउंट इज नॉट पेबल यानी वो पे नहीं करेंगे, वो फिक्टूस कैंसिल कर देंगे, कुछ नहीं करना है। दूसरा दिया हो सकता है कि 3 साल का बाकी था तो लिखेंगे कि 1/3 इज पेड और बाकी वेव्ड ऑफ यानी बाकी कैंसिल, या 1/4 इज पेड एंड बैलेंस इज वेव्ड ऑफ। या हो सकता है कि 1/4 के बदले इक्विटी शेयर हम दे रहे हैं और बाकी वेव्ड ऑफ कर रहे हैं, यानी कुछ पे करेंगे बाकी कैंसिल करेंगे या पूरा पे नहीं करेंगे, दो पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फाइल में लिखा भी है यहाँ पे, जो तुम लोग याद रखोगे। ये अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे करेंगे, पेमेंट नहीं कर रहे हैं का मतलब वेव्ड ऑफ, तो नो एंट्री। अगर हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो कुछ नहीं, एंट्री आएगी ही नहीं। और अगर पे करेंगे तो लॉस है हमारा, क्योंकि बैलेंस शीट में तो हमने ऑलरेडी लिखा ही नहीं है ना लायबिलिटी में पे करना बाकी। तो पे कर रहे हैं तो लॉस है, तो एक ही एंट्री पॉसिबल है, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। और समझो दिया रहेगा कि 3 साल का बाकी है लेकिन 1/4 पे कर रहे हैं, तो 3 साल का जो 2,40,000 इंटू 10% इंटू 3 72,000 हुआ, 1/4 पे करेंगे तो कैपिटल रिडक्शन टू बैंक 72,000 का 1/4, या जो भी दिया रहेगा कि 1/3 पे कर रहे हैं, तो जितना पे कर रहे हैं उसकी एंट्री आएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? तो प्रेफरेंस अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इफ नॉट पेड नो एंट्री, if paid capital reduction to bank with the amount that is paid. So here not payable, not paid, so therefore no entry, clear? Next, और ये एंट्री भी हर क्वेश्चन में आएगी, और ये एंट्री नहीं भी आए तो भी खुद से करना है। क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो 6th एडजस्टमेंट है, वो एंट्री तो वो एडजस्टमेंट नहीं होता तो भी हमें बाय डिफॉल्ट ही करना है, बिकॉज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मेन पर्पस ही ये है कि सारे फिक्टिशियस एसेट और लॉसेस को हम राइट ऑफ करते ही हैं बाय डिफॉल्ट। इनफैक्ट इंटेंजिबल एसेट्स को भी हम राइट ऑफ करते हैं। ऑल फिक्टिशियस एसेट्स, लॉसेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर रिटर्न ऑफ। फिक्टिशियस एसेट्स का मीनिंग तो पता होगा तुम लोगों को। Can anyone give anyone to example of fictitious assets? Fictitious assets पता है बहुत सारे, कभी तो 4th सेम में और तीनों सेम में मैंने अलग अलग टॉपिक में हर सेम में बताया ही है तुम लोगों को। रेशियोज में भी बताया है, बैलेंस शीट में भी बताया है, राइट, और सेम 3 के सब्जेक्ट्स में भी बताया है। याद है किसी को भी एक भी फिक्टिशियस एसेट की नहीं याद है? और वेरी इंपॉर्टेंट भी बोला है मैंने, और मैंने बहुत सारी फाइल्स में वो लिख के भी दिया है कि दिस आर द फिक्टिशियस एसेट्स। देखो बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट, फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जांपल तो तुम लोगों को मुंह पे आना ही चाहिए, पता होना चाहिए। आएगा ना सर? क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। यस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एक वेरी कॉमन फिक्टिशियस एसेट है, यानी यस। एंड एडवर्टाइजमेंट भी आएगा ना? क्या? प्रमोशनल और एडवर्टाइजमेंट हाँ, एक्सपेंसेस। कुछ भी एसेट में कोई भी एक्सपेंस दिया हुआ है, ये जैसे पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज लॉस। और इंटेंजिबल एसेट तो पता ही है, गुडविल ट्रेडमार्क वो सब, बट यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स तो नहीं है, राइट। तो देयरफॉर पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस दो ही है हमारा। ये हमारा पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंस, दिस इज फिक्टिशियस एसेट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज योर लॉस। दो ही है यहाँ पे, तो एसेट्स में देखना है तुम्हें, राइट, यहाँ पे दो ही है। तो ये दोनों तुम्हें क्या करना है, सिंपल है कि राइट ऑफ करना है, एसेट को जीरो करना है, एसेट का वैल्यू कम करना है, तो डेबिट क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन डेबिट, और जो एसेट है वो क्रेडिट। तो ये एंट्री को, यस सर मिसलेनियस एक्सपेंस नहीं आएगा फिक्टिशियस आएगा ना। मिसलेनियस एक्सपेंस तो हेडिंग है,
अच्छा, मिसलेनियस okay. एक्सपेंस इज द हेडिंग, उसके सामने कोई अमाउंट नहीं है। मिसलेनियस एक्सपेंस के अंदर ये दो दिया हुआ है, राइट? Okay. मिसलेनियस एक्सपेंस भी आएगा सब, बट दैट इज जस्ट एज अ हेडिंग। जैसे यहाँ पे ये करंट एसेट्स, लोन एंड एडवांसेस इज अ हेडिंग, राइट? यहाँ पे है ना, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट इज अ हेडिंग, तो वो Okay. सिर्फ हेडिंग है खाली, राइट है? अमाउंट नहीं है ना उनके सामने। वैसे यहाँ पे शेयर कैपिटल भी हेडिंग है, सिक्योर्ड लोन इज ऑल्सो हेडिंग, राइट? एंड इधर करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन इज ऑल्सो हेडिंग। ठीक है, क्लियर है? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीन लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स रिटन ऑफ। ये एंट्री तो हर सम में आएगी ही। दिस इज 100% कि all fictitious asset, intangible assets, losses you have to write off, whether it is given in the question or it is not given in the question। ये एडजस्टमेंट नहीं भी दिया होता तो भी अपने आप तुम लोगों को करना ही है ये बाय डिफॉल्ट, कभी भी करो। देन दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन, द एक्सपेंसेस पेड फॉर फॉर्मिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्कीम इज ₹8,000। सिंपल है, ये रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस है, यानी जब ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ खर्चा होगा, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, लॉस है, तो ये भी एंट्री आने का चांस है 99%। ज्यादातर सब में रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस और एक्सपेंस ऑफ द स्कीम, तो इसका एंट्री भी फिक्स है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक इन एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि इट इज अ लॉस, पैसा जा रहा है, खर्चा है ये, तो टू बैंक, और लॉस है, खर्चा है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अब ये जो नेक्स्ट एंट्री है ये भी हर सम में होगा, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी ऑल दिस एंट्रीज आर फिक्स। 4, 5, 6, 7, 8 आएगा ही हर सम में। 8 एंट्री के बिना तो कोई क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है, जो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 8 दिया है। द पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी रिड्यूस्ड टू ₹2 per share and preference share to ₹5 per share. However, the face value remains the same. यहाँ पे अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फेस वैल्यू चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है? सिर्फ पेड अप वैल्यू चेंज हो रहा है, सिर्फ फेस वैल्यू चेंज हो रहा है, या पेड अप वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों चेंज हो रहा है? 3 पॉसिबिलिटी है। There are 3 possibilities. Only paid up value is changed. Face value, that is nominal value, only face value is changed. Both paid up and face value is changed. Right? 3 possibilities याद रखना है, ठीक है ना? क्लियर है ना? ओके। अब यहाँ पे दिया फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज, फेस वैल्यू चेंज नहीं होगा, सिर्फ पेड अप वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर पेड अप वैल्यू चेंज होगा तो एंट्री क्या आएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्या दिया है यहाँ पे? द पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी रिड्यूस टू ₹2, यानी ₹2 कर देंगे पेड अप वैल्यू इक्विटी शेयर का, और पहले कितना था पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर? ₹10 था। फेस वैल्यू भी 10 है, पेड अप भी 10 है, क्योंकि अलग अलग नहीं दिया। तो ₹10 का ₹2 करेंगे, लाइबिलिटी कम कर रहे हैं, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा, और ये एंट्री तो फिक्स है। लेकिन इसमें एक चेंजेस है कि अगर सिर्फ पेड अप वैल्यू चेंज करेंगे तो ये एंट्री आएगा, लेकिन सपोज अगर हम पेड अप वैल्यू नहीं करते, पेड अप वैल्यू नहीं, पेड अप और फेस वैल्यू दोनों चेंज करते, तो क्या एंट्री आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। जो तुम लोगों को ध्यान रखना है वो शायद नेक्स्ट सब में रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा कॉमन है जो मैं राइट में लिख रहा हूँ।
ये वाला एंट्री कब करना है जो मैंने किया है सब में, जब दिखा रहेगा कि ओनली पेड अप वैल्यू इज चेंज, फेस वैल्यू इज सेम, तो जो मैंने किया वो, और जो मैं राइट में लिख रहा हूं वो कब करना है, जब पेड अप और फेस वैल्यू दोनों चेंज करेंगे, बोथ आर चेंज। तो 10 रुपया था हमारा यहाँ पे, और समझो यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे अभी पेड अप वैल्यू ओनली खाली था, फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज दिया। अब यहाँ पे दिया होता कि फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू, या कुछ दिया ही नहीं होता, इक्विटी शेयर इज टू बी रिड्यूस टू ₹2, कुछ नहीं दिया है, मतलब दोनों चेंज हो रहा है। तो अगर दोनों चेंज हो रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट जो अमाउंट है पूरा अमाउंट से हम डेबिट कर देंगे। 10 रुपया इधर है वो ब्रैकेट में लिख के 4 लाख पूरा हम डेबिट कर देंगे। और लिखा है कि नया वैल्यू 2 रुपया हो जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो हम निकाल सकते हैं ना, 4 लाख डिवाइड बाई 10 40,000 है, 40,000 इंटू 2, तो यहाँ पे मतलब नया वैल्यू 80,000 है, तो कैपिटल रिडक्शन में तो भी 3,20,000 ही जाएगा। ये कब करना है, जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है या पेड अप वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों चेंज करेंगे तब। फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू, बोथ चेंज और नथिंग इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन, तो ये करना है। तो ये वाला सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये याद रखना, दिस टाइम एक्सप्लेनिंग कि ऐसे करना है। क्लियर है? एनी डाउट इन दिस कि फेस वैल्यू और दोनों चेंज होगा तो ये एंट्री आएगा, और अगर सिर्फ पेड अप वैल्यू चेंज होगा तो जो लेफ्ट में किया है वो एंट्री आएगा। और ये एंट्री तो आएगा ही, ये दो में से एक एंट्री तो हर सम में आएगा, इसके बिना सम पॉसिबल नहीं है। क्लियर? क्लियर है ना? एनी डाउट? एनी डाउट है किसी को भी तो पूछ लो। अनिश, स्नेहिल, आयुष, समर, गेशा। अब वैसे ही सेम प्रेफरेंस शेयर के लिए, सेम प्रेफरेंस शेयर के लिए आएगा, राइट? प्रेफरेंस शेयर का भी यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर्स टू 5 पर शेयर, प्रेफरेंस शेयर का भी सिर्फ पेड अप वैल्यू चेंज कर रहे हैं, फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड है, राइट? तो 5 पर शेयर कर रहे हैं, तो है कितना उसका, यहाँ पे वैल्यू 10 रुपया, प्रेफरेंस शेयर का भी 10 का 5 कर रहे हैं, यानी आधा 1,20,000। तो 1,20,000 का फायदा हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रहा है, तो वो भी 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to capital reduction account, being paid up value of preference share reduced to ₹5, that is 1,20,000. Clear है? This is also clear to everyone. Then ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कुछ कॉमन है, बहुत आने का चांस है, 75-80%, जरूरी नहीं है हर सब में आएगा। जो क्रेडिटर्स है ना वो लोग भी कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, तो क्रेडिटर्स ड्यू आर सेटल्ड। द क्रेडिटर्स ड्यू आर सेटल्ड एज दिस, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स को सेटल किया है, 20% उनको कैश दे देंगे इमीडिएट, 40% कैंसिल कर देंगे, और 40% के बदले 16% डिबेंचर देंगे। तो कभी भी कोई लाइबिलिटी सेटल करेंगे तो वो लाइबिलिटी को तो डेबिट करना है जिसको हम सेटल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रेडिटर है, यहाँ पे 2 लाख, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स तो हम डेबिट करेंगे 2 लाख, बदले में जो देंगे वो क्रेडिट हो जाएगा। 20% कैश में दे रहे हैं तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, कैंसिल कर रहे हैं तो ये तो हमारा फायदा है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा, और 16% डिबेंचर दे रहे हैं तो 16% डिबेंचर क्रेडिट होगा। तो क्रेडिटर्स सिंपल है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट एनी लाइबिलिटी सेटल्ड, तो दैट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 2 लाख, बदले में जो दे रहे हैं वो क्रेडिट, कैंसिल कर रहे हैं तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। ये कैसे?
2 लाख का 20% वहां पे दिया, पे करेंगे तो टू बैंक 2 लाख का 40% दैट इज 80,000 कैंसिल कर रहे हैं तो कैपिटल रिडक्शन 40% के बदले डिबेंचर्स दे रहे हैं तो 2 लाख का 40% 80,000. दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन. ये भी क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? नेक्स्ट इज other current liabilities include 40,000 payable to directors towards remuneration. This liability is to be cancelled. अदर करंट लाइबिलिटी में ये है इधर अदर लाइबिलिटी 1,60,000. ये 1,60,000 में 40,000 अमाउंट है जो डायरेक्टर को पे करना है, वो कैंसिल करना है, लाइबिलिटी कैंसिल करना है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा और अदर लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगा. कितने से कितना अमाउंट कैंसिल करना है? 40,000. तो अदर लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. लाइबिलिटी का वैल्यू कम कर रहे हैं, फायदा है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा, बीइंग डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन कैंसिल. ये सब कॉमन है यहाँ पर. ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. ये जो 11th है और 12th है ये कॉमन एंट्रीज नहीं है. दिस आर नॉट रिलेटेड टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ओनली, दिस आर कॉमन एंट्रीज जो हर सम में नहीं आएगा. मतलब ये नॉर्मल एंट्रीज है कि इक्विटी शेयर पे कॉल 3 रुपया मांगा और पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर पे कोई भी पैसा मांगने पे मिल जाता है तो एक ही एंट्री आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. 3 रुपया पर शेयर है. अमाउंट कैसे ढूंढेंगे? टोटल शेयर कितने थे? 4 लाख अमाउंट है, एक शेयर 10 का था तो 4 लाख डिवाइड बाई 10, 40,000 शेयर्स थे और एक शेयर पे 3 रुपया कंपनी ने मांगा तो 40,000 इंटू 3 दैट इज 1,20,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. Being call of rupees 3 made and received on 40,000 equity share. मिल गया, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट. नेक्स्ट लास्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट इज पेड ऑफ टू द एक्सटेंट पॉसिबल. बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर देना है, हमें पे कर देना है. लाइबिलिटी पे कर रहे हैं यानी लाइबिलिटी तो डेबिट होगा. और पे करेंगे तो बैंक क्रेडिट होगा. तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट वहां पे अमाउंट इज नॉट गिवन. अमाउंट नहीं दिया है, उन लोग ने बोला है टू द एक्सटेंट पॉसिबल. अब टू द एक्सटेंट पॉसिबल यानी हमें निकालना पड़ेगा कि कितना पैसा हमारे पास है, हाउ मच मनी वी हैव. अब वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे ये जो बैंक अकाउंट है, जो हमने डेबिट किया मतलब पैसा आया और क्रेडिट किया मतलब पैसा गया. तो डेबिट किया वो 16,000 मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पे तो बैंक है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी डेबिट किया है 24 तो 24,000 आया और पैसा वो भी मैंने लिखा डेबिट. यहाँ पे कुछ नहीं है बैंक. यहाँ पे गया 8,000 तो 8,000 मैं अलग लिख रहा हूँ. जो जा रहा है, जो आ रहा है वो मैंने लेफ्ट में लिखा, जो जा रहा है वो राइट में लिखा. फिर और कुछ है हमारे पास, बैंक बैंक बैंक. यहाँ पे भी जा रहा है 40,000, क्रेडिटर्स को पे किया हमने तो 40,000 भी यहाँ पे. और फिर ये कॉल किया तो 1,20,000 आया तो 1,20,000 आ रहे. तो इतना पैसा आया जो डेबिट किया मतलब आया, इसका मैंने टोटल लिया दैट इज 1,60,000 आया और 48 पे कर दिया. 1,60,000 आया और 48,000 पे कर दिया तो कितना पैसा बचेगा मेरे पास, उससे मैं बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दूंगा. तो 1,60,000 माइनस 48, 1,12,000 हमारे पास बचा तो वो हम यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर देंगे टू द एक्सटेंट पॉसिबल दिया. जितना पैसा है उससे हम पे कर देंगे तो 1,12,000 मीन बैंक ओवरड्राफ्ट पेड.
बस ये तो हो गया। बट अब इसके अलावा यहाँ पे एक एंट्री और लास्ट में करनी होती है कि कैपिटल रिडक्शन में जो भी बैलेंस बचता है, अगर कैपिटल रिडक्शन में कोई भी बैलेंस बचेगा तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू capital reserve account. Any balance left in capital reduction is to be transferred to capital reserve. अब ये बैलेंस कैसे निकालेंगे? तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हम बना भी सकते हैं। ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, कैसे बनाना है वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे तुम लोगों को। राइट, सिंपल है। ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये कोई दूसरे सम का है, इसका नहीं है, ठीक है ना। ये टॉपिक ना मिड सेम के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी आने वाला है, किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लिया है तो। और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कैसे बनाएंगे कि ये जर्नल एंट्री है। अगर कैपिटल रिडक्शन को डेबिट किया है तो डेबिट में लिखना है वो अमाउंट, क्रेडिट किया है तो क्रेडिट में। बट तुम लोगों को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तो पूछा नहीं है फर्स्ट सम में, तो अगर है तो मैं सिखाता हूँ, नहीं तो रफ में ही नहीं। इसमें भी जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट ही बोला है। प्रिपेयर, हाँ यहाँ पे है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यस ठीक है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है तो हम फिर वो भी सिखा देता हूँ। देखो सिंपल है, ये पोस्टिंग है जो तुम लोग ने सेम 1 में सीखा था, बट फिर भी किसी को नहीं आता है अकाउंट्स। तो सिंपल है कि अगर हमने कैपिटल रिडक्शन डेबिट किया है, ये डेबिट में है, टू लिखेंगे तो क्रेडिट होता है, डेबिट में किया है तो वो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट डेबिट में। और अगर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट किया है तो यहाँ पे लिखेंगे राइट साइड में क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन डेबिट है 64, राइट। तो यहाँ पे हमें लिखना है 64,000। और यहाँ क्या लिखेंगे, जो वहां पे क्रेडिट किया था हमने, दैट इज उधर क्या था, ये टू प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो टू प्लांट एंड इक्विपमेंट 64,000। फिर हमने कैपिटल रिडक्शन वापस डेबिट किया है टू प्लांट एंड इक्विपमेंट 40,000। तो वापस टू प्लांट एंड इक्विपमेंट 40,000। देन हमने कैपिटल रिडक्शन 64 से डेबिट किया है टू इन्वेस्टमेंट 64,000। देन कैपिटल रिडक्शन वापस डेबिट किया है 24,000 से, और क्रेडिट में स्टॉक है तो कैपिटल रिडक्शन टू स्टॉक 24,000। देन हमारा कैपिटल रिडक्शन वापस डेबिट है, उसमें दो है, टू पब्लिसिटी कैंपेन टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोनों को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा अलग अलग लाइन में। पब्लिसिटी कैंपेन का एक्सपेंस 160 और 2 लाख, तो 1,60,000 2 लाख। देन कैपिटल रिडक्शन 8,000 टू बैंक है, कॉपी टू बैंक। अब इसके बाद कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट किया है तो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 3,20,000। क्रेडिट किया है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, लिखा हुआ ही है 3,20,000। देन नेक्स्ट एंट्री में भी क्रेडिट किया है 1,20,000 बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
1,20,000। देन हमारा और भी क्रेडिट किया है हमने, यहाँ पे भी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट किया है 80,000 बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, 80,000 बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स है इधर ऑलरेडी। देन नेक्स्ट इज, ये भी है इधर बाय अदर लाइबिलिटीज 40,000। देन कैपिटल रिडक्शन है ही नहीं, बस खत्म। ये तो इसका अमाउंट ढूंढना है, तो इसका अमाउंट क्या करना है, क्रेडिट का टोटल पहले लेना है। क्रेडिट का टोटल 5,60,000 है, डेबिट का टोटल लेना है वो भी 5,60,000 है। तो दोनों का टोटल सेम आ गया तो कुछ आएगा ही नहीं, जीरो आ गया तो ये एंट्री नहीं आएगी। या देखो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो डेबिट ऑफ कैपिटल रिडक्शन एंड क्रेडिट ऑफ कैपिटल रिडक्शन विल बी सेम, सेम है तो ये लास्ट एंट्री नहीं आएगी, कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व। या क्या पॉसिबिलिटी है, क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो अगर कभी ऐसा हुआ मतलब तुमने कुछ तो रॉन्ग किया है। तो या तो क्रेडिट और डेबिट सेम होगा इस केस में जैसे है, तो कैपिटल रिजर्व में कुछ भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, लास्ट एंट्री नहीं आएगी। इफ क्रेडिट यहाँ पे 6 लाख होता और डेबिट 5,60,000 है, तो जो डिफरेंस है 40,000, उसका लास्ट जर्नल एंट्री आएगा, दैट इज कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व। उसके लिए ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खाली डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल डायरेक्टली जर्नल एंट्री से ले लेना है। जहां जहां कैपिटल रिडक्शन डेबिट किया उसको ऐड करते जाओ, उसका टोटल लिख लो। जहां जहां कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट किया उसको ऐड करते जाओ, उसका टोटल लिख लो। If credit is more than debit, so difference will come in this entry. क्लियर है? तो ये तो जर्नल एंट्री क्लियर है। इसमें से जो हमने इतनी एंट्रीज की, इसमें से 10 एंट्री तो कॉमन है जो हर सम में आएगी। अब दूसरा मेन इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि वो लोग बैलेंस शीट भी बनाने बोलते हैं, सम बहुत बड़ा हो जाता है। अब बैलेंस शीट तुम लोग मुझे ये बताओगे कि ऐसा ही बनाना है जैसे क्वेश्चन में दिया है कि एज पर कंपनीज एक्ट बनाना है। एनीवन हैव एनी आइडिया कैसे सिखाया है? अगर एज पर कंपनीज एक्ट बनाना है तो कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट पता होना चाहिए, ये वाला जो तुम लोग ने काफी पहले भी सीखा है सेम 1 में भी, और भी सारा ये फॉर्मेट तो तुम लोग बीइंग ए फाइनेंस स्टूडेंट बीइंग यू माइट बी अवेयर कि दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट। और फिर इसके नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने पड़ते हैं, राइट? तो एनीवन हैव एनी आइडिया कि कैसे करना है, कि कैसे भी चलेगा? सर जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही करना है। पक्का है ये? हाँ सर, हाँ, क्वेश्चन वैसे ही करना है। ऐसे ही उसमें बस करना? लिखना है कि रिड्यूस एंड रिवाइज्ड करके। हाँ वो समझ गया, वो तो पता है। तो अगर ये फॉर्मेट में बनाना है तो ज्यादा इजी है। अगर बैलेंस शीट फॉर्मेट, मैंने तो वो भी यहाँ पे लिख दिया था बिकॉज आई डिडंट न्यू, क्योंकि आजकल तो फिर बैलेंस शीट का पूरा ये फॉर्मेट, फिर नोट्स टू अकाउंट्स, तो ये सब मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये तुम लोगों के लिए मैंने फाइल बनाई थी M&A इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो अब अगर वैसे बैलेंस शीट बनाने हैं तो ये पूरा फॉर्मेट तो मैं डिलीट कर देता हूँ जो मैंने बना के रखा था, बिकॉज आई डिडंट हैव आइडिया। तो नॉर्मल हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पे। और बैलेंस शीट बनाना भी बहुत ही इजी है, उसके लिए भी मैं कुछ रूल्स बताऊंगा जिससे टैली हो जाएगा और इसमें मार्क्स स्कोर आराम से तुम लोग कर सकते हो, राइट? और ये टॉपिक प्रैक्टिस करके ही आएगा, बहुत सारे सम है, सारे सम तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट।
बट जो जो इम्पोर्टेंट है हम डिस्कस आज कर लें। बैलेंस शीट ऑफ पैराडाइज एज ऑन डेट भी लिख देना है, दैट इज 31/3/2001। वैसे तो आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन लिखते हैं जहां तक मुझे याद है, बट मैं दोनों वर्ड लिख देता हूँ, रिवाइज्ड एंड आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। ऐसे ही लिखने बोला है क्या? जो भी लिखने बोला है तुम लोग एक बार कंफर्म कर लेना, जो भी कॉलेज में बोला है, राइट? ये तो हेडिंग है। तो ये तो ठीक है, यू ऑल नो लाइबिलिटीज। तो अभी सेम फॉर्मेट में बनाना है। तो देखो पहले यहाँ शेयर कैपिटल लिखा है, तो हम यहाँ पे पहले वही लिखेंगे, शेयर कैपिटल। जो वहाँ पे हेडिंग लिखा था उसको अंडरलाइन करेंगे, दैट इज तो हेडिंग, राइट? उसके बाद 10% प्रेफरेंस शेयर्स। अब 10% फेस वैल्यू सेम था, सिर्फ तुम लोगों को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना है कि वो भी लिखना है कि फेस वैल्यू कितना? तो देखो फेस वैल्यू इसमें दिया था कि सेम है, तो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, लेकिन ₹5 पेड अप ही है ना? ₹10 ईच, एंड क्योंकि उसका पेड अप वैल्यू ₹5 कर दिया था, ₹5 पेड अप। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? या तुम लोग सिर्फ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख सकते हो अगर ये समझ में नहीं आएगा तो। फिर वैसे ही हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है, क्योंकि फेस वैल्यू सेम दिया था, अनचेंज दिया था, तो हम चेंज नहीं कर रहे, नहीं तो हम 5 ईच लिखेंगे, फिर नहीं लिखेंगे। और 10 का कितना किया था उन्होंने? 2। 2 के बाद ₹3 और मांगा था, तो 2 + 3 5 हो जाता है ये भी। तो therefore 10 each and ₹5 paid up, इक्विटी शेयर भी 5 पेड अप हो जाता है, राइट? इसके अमाउंट कैसे ढूंढेंगे? वो तो एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, अमाउंट तो राइट ही आएगा। या लिखना क्या है वो तुम लोगों को अगर नहीं समझ रहा है तो 10% प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर खाली इतना वर्ड भी लिख सकते हो। उसके बाद हमारा यहाँ पे सिक्योर्ड लोन है, 15% डिबेंचर्स और ये। तो नेक्स्ट हेडिंग इज सिक्योर्ड लोन्स, डिबेंचर्स। एक एक लाइन छोड़ देना है, कभी किसी के अंदर कोई दूसरी आइटम आएगी तो इसीलिए। देन करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, दिस इज आल्सो द हेडिंग, राइट? ये भी हेडिंग ही है खाली। अब उसमें क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर लाइबिलिटी। तो जो वहां पे है, ये तो अभी इजी हो गया क्योंकि तुम लोगों को सेम लिखना है, तो वहां से खाली फॉर्मेट तो तुम लोग
बना ही सकते हो, राइट? ये नोट्स टू अकाउंट्स में डिलीट कर देता हूँ, ये तो हमें बनाना नहीं है, फॉर्मेट रहने देता हूँ। अब एसेट्स में क्या क्या है इधर? फिक्स्ड एसेट्स, प्रीमाइसेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट। Then current assets, loans and advances. और उसमें स्टॉक डेटर्स, डिपॉजिट एंड एडवांसेस। देन देखो मिसलेनियस एक्सपेंस तो हम राइट ऑफ कर चुके हैं, वो तो कभी भी आएगा ही नहीं न्यू बैलेंस शीट में, क्योंकि हम वो पूरा राइट ऑफ करना ही है, तो वो लिखने का ही नहीं है, एक्चुअली लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमेशा जीरो हो जाएगा, राइट? अब एक रूल बहुत सिंपल याद रखना है, जब भी तुम नया बैलेंस शीट बनाओगे तो पुराने बैलेंस शीट के अमाउंट से स्टार्ट करना है। ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी से स्टार्ट करना है, और वो लाइबिलिटी अगर तुमने जर्नल एंट्री में क्रेडिट किया है तो ऐड होगा अमाउंट, और डेबिट किया है तो माइनस होगा। क्या रूल याद रखना है? लाइबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट इन क्वेश्चन, है ना? उसमें क्या रूल याद रखना है? ऐड इफ credited in journal entry, और लेस इफ डेबिटेड इन जर्नल एंट्री। तो तुम्हें अमाउंट राइट मिल जाएगा। और एसेट के लिए उल्टा रूल है, एसेट ऑफ बैलेंस शीट इन क्वेश्चन के लिए वो अमाउंट से ही स्टार्ट करना है जो बैलेंस शीट में दिया है। लेस इफ क्रेडिटेड इन जर्नल एंट्री, और ऐड इफ डेबिटेड इन जर्नल एंट्री। ये रूल याद रखना है बस, तो तुम्हारा बैलेंस शीट पक्का राइट ही आएगा। अब हम ये रूल से बताते हैं, देखते हैं डेली होता है। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,40,000 है। अब हम जनरल एंट्री में गए, 2,40,000 कैलसी में ले लेंगे हम। अब अगर प्रेफरेंस शेयर को क्रेडिट किया है तो हम ऐड करेंगे, डेबिट किया है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर देखना है कहाँ पे है, क्या नहीं है। यहाँ पे कहीं भी नहीं है, यहाँ पे मिलेगा सिर्फ एक एंट्री में। यहाँ पे डेबिट किया है 1,20,000 से, इधर डेबिट किया है तो क्या करेंगे? माइनस। तो 2,40,000 माइनस 1,20,000, तो कितना होगा? 2,40,000 माइनस 1,20,000, तो 1,20,000। क्लियर है? क्लियर है? अब इक्विटी शेयर कैपिटल वैसे ही, यहाँ पे कितना अमाउंट है? 4 लाख। 4 लाख से स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट किया है तो ऐड, डेबिट किया है तो माइनस। 4 लाख इक्विटी शेयर भी यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। यहाँ पे डेबिट किया है 3,20,000, तो 4 लाख माइनस 3,20,000, 80,000 बचा। और नीचे हमने क्रेडिट भी किया है, यहाँ पे क्रेडिट किया है 1,20,000, तो 80,000 प्लस 1,20,000, तो दैट इज 2 लाख। तो इक्विटी शेयर विल बी 2 लाख। अब 15% डिबेंचर्स 4,80,000 है। हमने देखो डिबेंचर कहीं पे भी नहीं किया है 15%,
यहाँ किया है 16%, तो वो 15% में ऐड नहीं होगा, वो अलग से लिखना पड़ेगा 80,000। तो 15% डिबेंचर्स में तो कुछ भी एडलेस नहीं है, तो दैट वुड बी सेम, और 16% 80,000 अलग से लिखेंगे, तो 4,80,000 और 80,000 is your 16% debentures. क्रेडिटर्स यहाँ पे 2 लाख है, और 2 लाख हमने पूरा डेबिट भी कर दिया था, मुझे याद है यहाँ पे ये एंट्री में, तो डेबिट यानी माइनस, तो 2 लाख माइनस 2 लाख, तो क्रेडिटर्स विल बी 0। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में है 1,20,000, और हमने 1,12,000 से डेबिट किया था, यहाँ पे ये रहा 1,12,000 से डेबिट किया है, डेबिट यानी माइनस, तो 1,20,000 में से 1,12,000 माइनस करेंगे, तो डेट वुड बी 8,000। अदर लाइबिलिटीज 1,60,000 है यहाँ पे, 1,60,000 से हमने क्या किया है, डेबिट ही किया था इसको भी, यहाँ पे 40,000, तो 1,60,000 माइनस 40, तो यहाँ पे आएगा 1,20,000। और अगर कैपिटल रिजर्व होता, सपोज ये लास्ट एंट्री होती कैपिटल रिजर्व ना, यहाँ पे ये कुछ अमाउंट आता है इसमें, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखते, रिजर्व एंड सरप्लस लिख के शेयर कैपिटल के नीचे कैपिटल रिजर्व लिखते, बट वो अमाउंट नहीं है। अब प्रेमाइसिस 3,20,000, प्रेमाइसिस को तो हमने कुछ किया ही नहीं, प्रेमाइसिस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो इट वुड बी सेम ओनली 3,20,000। प्लांट एंड इक्विपमेंट पे था, प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारा है 5,20,000। अब 5,20,000 ये एसेट है, क्रेडिट किया होगा तो माइनस, डेबिट किया होगा तो ऐड, तो 5,20,000 क्रेडिट किया है 80,000, तो माइनस 520 माइनस 80 विच इज 4,40,000, अगेन क्रेडिट किया है 40, 4,40,000 माइनस 40 विच इज 4 लाख, बस प्लांट एंड इक्विपमेंट और नहीं है, तो ये 4 लाख आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है हमारा 1,20,000, और इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है 64 से, तो 1,20,000 माइनस 64, दैट वुड बी 56,000। स्टॉक, क्वेश्चन में स्टॉक है 1,44,000, डेबिट किया है तो ऐड, क्रेडिट किया है तो माइनस, 1,44,000 स्टॉक यहाँ क्रेडिट किया है 48 से, तो 1,44,000 माइनस 48 दैट इज 96,000, बस और कुछ भी नहीं किया, तो स्टॉक वुड बी 96,000। डेटर्स को तो कुछ भी किया ही नहीं है, डेटर्स पे तो कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, तो डेटर्स हम सेम ले लेंगे 96,000 ओनली। डिपॉजिट एंड एडवांस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो डिपॉजिट एंड एडवांस इज योर 40,000, तो वो भी हम लोग सेम ले लेते हैं 40,000। और हमारा ये तो 0 हो गया, ये तो हमें पता ही है, तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं, ये तो कोई भी नई बैलेंस शीट में आएगा ही। तो अगर तुम्हारा बैलेंस शीट टैली हो जाता है मतलब खत्म, हमारा हो गया टैली, हमने सब ले लिया। बट हो सकता है कभी कभी टैली नहीं हो, क्योंकि जैसे कैपिटल रिजर्व बच गया यहाँ पे, या कुछ और ऐसे कोई न्यू आइटम होगी, नया कुछ इश्यू किया है वो बच जाएगा, तो क्रेडिट में अगर बचता है तो वो लाइबिलिटी में लेना है, क्योंकि कैपिटल रिजर्व पुराने बैलेंस शीट में नहीं था। कोई ऐसा अकाउंट जो पुराने बैलेंस शीट में नहीं था और जर्नल एंट्री में है, तो वो भी न्यू बैलेंस शीट में आएगा, लेकिन उसके लिए रूल क्या है, अगर वो क्रेडिट में है तो लाइबिलिटी में लेना है, और अगर वो डेबिट में है तो एसेट में लेना है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है पूरा कैपिटल डिडक्शन का, जर्नल एंट्री से लेके बैलेंस शीट बनाने तक। ये तो एक सम हुआ हमारा 1 घंटे में, एक सम ही और होगा, बैलेंस शीट में नहीं बताऊंगा, जर्नल एंट्रीज फटाफट और 2 सम का देखते हैं और ओरली थोड़ा डिस्कस करता हूँ, बाकी तुम लोग डाउट भी पूछ लेना, ठीक है। और मिड सेम के पहले तो एक लेक्चर और पॉसिबल है तो रखूंगा, बट कल सीईसी वगैरह के लिए तो तुम लोगों को इससे ही सीखना पड़ेगा। क्लियर है? एनी डाउट क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? कोई डाउट है तुम लोगों को कि नहीं?
अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा संदीप लिमिटेड। यहाँ पे भी बैलेंस शीट दिया है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस दिया ही रहे, गुडविल, पेटेंट्स, इंटेंजिबल एसेट भी दिया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर भी दिया है ना, और ये सब बैलेंस शीट है। इसका भी हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जर्नल एंट्री 2 में हम करेंगे अभी ये सेकंड क्वेश्चन, दैट इज संदीप लिमिटेड। अब दिया क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट वही है, प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू ₹50 ईच एंड इक्विटी शेयर टू ₹2 ईच, बोथ बीन फुल्ली पेड। यहाँ कुछ भी नहीं दिया है कि ओनली फेस वैल्यू, ओनली पेड अप वैल्यू, यानी दोनों चेंज कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, मैंने बताया था यहाँ पे कि ये वाली एंट्री आएगी हमारी, ये वाली इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स बोथ इज चेंज। तो ये इक्विटी शेयर की हो गई। ऐसे ही हमारी एंट्री प्रेफरेंस शेयर्स की भी आएगी, वही मैं करके बताता हूँ। तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस टू 50, अब प्रेफरेंस शेयर है 10%, प्रेफरेंस शेयर 100 का है पहले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में 100, क्योंकि दोनों चेंज हो रहा है, फेस वैल्यू भी और वो भी, कुछ नहीं दिया। तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 2, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट भी करेंगे हम, और यहाँ पे जो नया वैल्यू है वो लिखेंगे। नया वैल्यू दिया है कि रिड्यूस टू ₹50, बाय होगा तो वो कैपिटल रिडक्शन में आएगा, यानी नया वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे ₹50 का बना रहे हैं हम 100 को, और 50 से कम कर रहे हैं, तो कैपिटल रिडक्शन में आएगा बचा हुआ 50। सिंपल है कि इसका अमाउंट था 4 लाख, और आधा आधा आएगा क्योंकि 50-50 है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, यानी 100 में 4 लाख, तो अगर 40-60 होता तो 40 कितना होता, 4 लाख इंटू 40 डिवाइड बाई 100, अब 4 लाख इंटू 50 डिवाइड बाई 100, तो ये तो आधा आधा वैसे भी समझ में आ रहा है। तो 2 लाख बी इन प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू ₹50, ये नरेशन लिख देना। इक्विटी शेयर के लिए क्या दिया है, 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है, 10 लाख, और दिया है रिड्यूस टू ₹2 ईच, तो इक्विटी शेयर ₹10, तो इक्विटी शेयर कैपिटल ₹2, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ₹8, तो ये 10 लाख पूरा डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट कितना होगा, 10 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 10, तो दैट इज 2 लाख, एंड 8 लाख लाइबिलिटी कम हो रहा है, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा। तो ये दो एंट्री तो आएगी, अगर दोनों चेंज हो रहा है या कुछ नहीं मेंशन है तो ये वाला, या सिर्फ पेड अप वैल्यू चेंज हो रहा है तो जो हमने फर्स्ट सम में किया वो वाला, तो ये दो में से आइदर फर्स्ट सम वाला या ये वाला, ये दो हर दोनों एंट्री आएगी, तो ये दो तो तुम लोग राइट कर ही सकते हो। प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स का भी आएगा ही, पे नहीं करेंगे तो नो एंट्री, पे करेंगे तो कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। 3/4 टू बी वेव्ड, 4 साल का बाकी है प्रेफरेंस डिविडेंड, 3/4 वेव कर देंगे, बैलेंस पे करेंगे। अब बैलेंस पे करेंगे
तो एंट्री तो आएगी कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, बीइंग अर्लियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। अब अमाउंट कैसे आएगा? बाकी कितना था? 4 साल का बाकी था। कहाँ दिया है? यहाँ दिया है। तो पहले 4 साल का होता कितना है? 4 लाख इंटू 10% तो 1 साल का होगा। तो 4 लाख इंटू 10% 1 साल का होगा, और इंटू 4 यानी 4 साल का 1,60,000 बाकी था। इतना बाकी था। अब क्या लिखा है वहां पे एडजस्टमेंट में कि 3/4 वेव कर देंगे, 3/4 नहीं देंगे। 3/4 नहीं देंगे तो कितना देंगे? 1/4 देंगे। तो 1,60,000 इंटू 1/4 देंगे हम, यानी 40,000 देंगे। तो कैपिटल रिडक्शन टू बैंक नरेशन आएगा बीन अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। Next, the debenture holders to take over plant and machinery at 6,50,000 in part of satisfaction of their claim. The remaining claim should be converted into 14% debenture. डिवेंचर होल्डर को सेटल कर रहे हैं, तो यहाँ पे है 12% डिवेंचर 7.5 लाख। 12% डिवेंचर 7.5 लाख। तो लाइबिलिटी को सेटल करेंगे तो उसको तो पहले डेबिट कर देंगे। 12% डिवेंचर 7.5 लाख। अब बदले में जो भी देंगे वो क्रेडिट करना है। अब क्या दे रहे हैं हम उनको? प्लांट एंड मशीनरी दे रहे हैं। वैल्यू कितना है प्लांट एंड मशीनरी का? 6 लाख। यहाँ पे लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, तो हम उनको प्लांट एंड मशीनरी दे रहे हैं, तो वी विल क्रेडिट टू प्लांट एंड मशीनरी। हम उनको 6.5 में दे रहे हैं, बट उसका वैल्यू कितना है? वैल्यू ऑब्वियस है कि 6 लाख ही है, तो हमें 6 लाख ही क्रेडिट करना है। और 50,000 हमारा फायदा है। 6 लाख का हम 6.5 में दे रहे हैं, तो जो फायदा है वो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होता है। तो जो फायदा है वो कहाँ पे क्रेडिट होगा? कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट होगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 50,000। और उन लोग ने क्या लिखा है? जो बचा यानी 7.5 लाख में से 6.5 लाख में हमने उनको प्लांट एंड मशीनरी दे दिया, 1 लाख बचा, उसके बदले हम क्या दे रहे हैं? वहां पे लिखा है 14% डिबेंचर दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? टू 14% डिबेंचर। जो भी लाइबिलिटी के बदले दे रहे हैं वो क्रेडिट, और अगर नहीं दे रहे हैं, कुछ भी फायदा है कम दे रहे हैं, तो वो टू कैपिटल रिडक्शन। राइट? क्लियर? Then creditors agreed to reduce their claim by 20,000. क्रेडिटर्स 20,000 से अपना क्लेम कम करने को रेडी है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी कम हो रहा है तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, और 20,000 इसमें पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो लोग क्लेम कम कर रहे हैं, तो फायदा हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। बिल्स पेबल टू बी पेड इमीडिएटली। बिल्स पेबल को पैसा दे देंगे। बिल्स पेबल है 35, पूरा पैसा दे देंगे, तो बिल्स पेबल टू बैंक। बिल्स पेबल टू बैंक। कितना अमाउंट है बिल्स पेबल का? 35,000 वी आर पेइंग देम। लाइबिलिटी कभी भी सेटल होगा या लाइबिलिटी कम होगा तो लाइबिलिटी डेबिट होता है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होता है, बट यहाँ लाइबिलिटी कम नहीं हो रहा है, हम पूरा पैसा दे रहे हैं, तो बिल्स पेबल टू बैंक। पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट होगा। फिर दे दिया है गुडविल, पेटेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आर टू बी रिटर्न ऑफ। नहीं भी दिया होगा तो मैंने बोला कि जो भी लॉस है
फिक्टिशियस एसेट है प्लस इंटेंजिबल एसेट है, वो हमें राइट ऑफ करना ही है, वो तो राइट ऑफ करना ही है। तो उसके लिए तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, और ये सारे एसेट क्रेडिट। कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू गुडविल टू पेटेंट्स, फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, that is 25,000, 15,000 and 8,20,000 or 45. Total of this 9,05,000. ये एंट्री तो हर सब में आएगी, जैसे कि मैंने बोला नहीं भी दिया है तो भी करना है। Then the following assets are to be revalued as under. फर्नीचर का नया वैल्यू 25,000, स्टॉक का 68,000, लैंड एंड बिल्डिंग का 5,80,000, सन्ड्री डेटर्स का 80। तो अब ये चेक करना है कि बढ़ाना है कि कम करना है। अगर वैल्यू बढ़ाना है कोई एसेट का तो एसेट टू कैपिटल रिडक्शन, और वैल्यू कम करना है तो कैपिटल रिडक्शन टू एसेट। अब फर्नीचर का दिया है 25 करना है, था 35, तो फर्नीचर का तो कम करना है। और स्टॉक का 68, पहले था 80, तो स्टॉक का भी कम करना है। लैंड एंड बिल्डिंग का 5,80,000, पहले था 6,50,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग का भी कम करना है। डेटर्स का 80,000, पहले था 90, सबका ही कम करना है। यानी सारे एसेट्स का वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिया है उससे कम करेंगे, तो एसेट का वैल्यू कम करेंगे, तो ये भी सिंपल है। तो हमारी एंट्री सेम ही आएगी, सारे एसेट्स का वैल्यू कम करना है, तो कैपिटल रिडक्शन टू सारे एसेट्स का नाम बीइंग रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, और डिफरेंस लेना है कौन से एसेट्स है वहां पे दिया हुआ है, फर्नीचर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग और डेटर्स। टू फर्नीचर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। लेकिन यहाँ अमाउंट क्या लेना है, डिफरेंस, यानी बैलेंस शीट में कितना वैल्यू था और नया कितना करना है। जैसे फर्नीचर का 35 था, नया 25 हो जाएगा, तो 35 माइनस 25, यहाँ पे हम 10,000 लेंगे। स्टॉक का पुराना वैल्यू था 80,000, नया है 68, तो 80 माइनस 68, 12,000 से कम कर रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का था 6,50,000, नया वैल्यू है 5,80,000, तो 6,80,000 माइनस 5,80,000, 70,000। डेटर्स का पुराना वैल्यू था 90,000, नया वैल्यू है 80,000, तो 90 माइनस 80, that is 10,000. The total will be 1,02,000. Then last, a secured loan of 1,50,000 at 12% per annum is to be obtained by mortgaging land and building. Loan ले रहे हैं 12% secured loan 1,50,000.
तो बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आएगा टू $1,50,000. वी आर टेकिंग द लोन. क्यों कर रहे हैं? रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट पे करना है, बिल्स पेबल पे करना है और रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस. बिल्स पेबल तो हमने पे कर दिया, अब बैंक ओवरड्राफ्ट भी पे करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है. बैंक ओवरड्राफ्ट कितना अमाउंट है क्वेश्चन में, वो भी हम पे कर देंगे. तो बैंक ओवरड्राफ्ट टू बैंक 50,000. और उन्होंने क्या बोला है? रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस. रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस यानी कैपिटल रिडक्शन टू बैंक. ये वाला रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस वाला भी एंट्री मैंने बताया कि आएगा. What is the amount of reconstruction expense that is given in the question? 15,000. The capital reduction to bank 15,000. हम लास्ट एंट्री बैलेंस बच रहा है कि नहीं बच रहा है हम देखेंगे अभी. तो अगर बैलेंस बचेगा यानी क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज मोर देन डेबिट, तो वो डिफरेंस यहाँ पे आएगा लास्ट एंट्री में. तो अभी हम देख लेते हैं कैपिटल रिडक्शन. यहाँ 2 लाख हमने क्रेडिट किया है फर्स्ट एंट्री में, सेकेंड एंट्री में 8 लाख क्रेडिट किया है, थर्ड एंट्री में 40,000 डेबिट किया है, फोर्थ एंट्री में 50,000 क्रेडिट किया है, फिफ्थ एंट्री में भी क्रेडिट किया है 20,000, सिक्स एंट्री में भी कुछ नहीं किया है, सेवेंथ में 9,05,000 डेबिट किया है, देन एट्थ में भी डेबिट किया है 1,02,000, देन नाइन्थ में कुछ नहीं किया है, टेंथ में कुछ नहीं किया है, 11th में डेबिट किया है 15,000. तो टोटल ले लेंगे, इसका हो रहा है 10,62,000, ये 10,70,000 हो रहा है. देखो अब क्रेडिट साइड ज्यादा आ सकता है, कम नहीं आ सकता, मैंने बोला था सेम आ सकता है. अब अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट. 8,000 बचा, वो 8,000 यहाँ पे आएगा लास्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व. ये भी खुद से ही करना है. क्लियर है ये? तो ये इसका जर्नल एंट्री था. इसका बैलेंस शीट भी मैं बना देता हूँ, 2 सम तो पूरे हो जाएंगे एटलीस्ट. बैलेंस शीट ऑफ संदीप लिमिटेड. as on 31st March 2006. अब इसमें भी इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, ठीक है, हमने शेयर कैपिटल ही लिखा है. 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच नहीं है, अभी वो ₹50 है. तो यहाँ पे वो नहीं लिखना है क्योंकि फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों चेंज हो गए. और इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच, क्योंकि सिर्फ पेड अप वैल्यू चेंज नहीं हुआ. ये अभी हमें नहीं लिखना है, राइट. अब उसके बाद ये लिख दिया 12% डिबेंचर्स है, जो तो हमने ये कर दिया है, रिडीम कर दिया, मतलब 7.5 लाख पूरा डेबिट कर दिया था. तो भी लिख देते हैं, लिखना है तो 12% डिबेंचर, राइट. देन हमारा है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल. तो क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल हमने लिख लिया. यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स में गुडविल पेटेंट्स तो राइट ऑफ कर दिया है,
फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। देन करंट एसेट्स में स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है। बस, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख। अब हमें देखना है जर्नल एंट्री में 4 लाख डेबिट किया तो 0 हो गया, फिर क्रेडिट किया 2 लाख से तो 2 लाख ऐड होगा तो 2 लाख आएगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल बी 2 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया है 10 लाख। 10 लाख में से हमने जर्नल एंट्री में डेबिट किया 10 लाख, तो डेबिट यानी माइनस 10 माइनस 10 0, फिर प्लस क्रेडिट किया है 2 लाख, तो ये भी 2 लाख आ जाएगा हमारा, राइट। 10 माइनस 10 0 प्लस 2, तो इक्विटी शेयर्स भी 2 लाख है। 12% डिबेंचर्स यहाँ पे दिया है 7.5 लाख। हमने शायद 7.5 लाख पूरा डेबिट कर दिया, तो 12% डिबेंचर तो 0 हो गया। 14% डिबेंचर क्रेडिट में है 1 लाख, तो 12% डिबेंचर तो 0 हो गया। 14% डिबेंचर हम 1 लाख लिख देते हैं, और जो 0 हो गया वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। दैट इज नॉट नेसेसरी टू राइट। देन बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, वो भी हमने पूरा डेबिट कर दिया था तो वो 0 हो गया। ये बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट किया तो 50 माइनस 50 0। फिर बिल्स पेबल भी हमने डेबिट कर दिया था यहाँ पे, तो वो भी 0 हो गया 35। तो बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट तो 0 हो गया। क्रेडिटर्स 1,40,000 है। 1,40,000 में से हमने यहाँ पे क्रेडिटर्स डेबिट किया था कहीं पे, यहाँ पे क्रेडिटर्स 20,000 से डेबिट किया है, तो 1,40,000 माइनस 20, तो क्रेडिटर्स विल बी 1,20,000। देन हमारा यहाँ पे गुडविल पेटेंट्स तो 0 कर दिया। फर्नीचर 35 था, तो फर्नीचर का हमने 35, और यहाँ पे फर्नीचर 10 से क्रेडिट किया है, तो 35 माइनस 10, फर्नीचर विल बी 25,000। प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे था 6 लाख, और हमने पूरा बेच दिया प्लांट एंड मशीनरी, तो 6 लाख था, और यहाँ पे हमने 6 लाख क्रेडिट भी किया है, तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। क्रेडिट किया है तो माइनस एसेट में। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज योर 6,50,000। 6,50,000 में से हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है लैंड एंड बिल्डिंग ये 70,000 से, तो 6,50,000 माइनस 70, दैट इज 5,80,000। फिर हमारा है स्टॉक। स्टॉक था 80,000, और हमने उसको 12,000 से ये किया था। 12,000 से हमने स्टॉक को डेबिट क्रेडिट किया, तो 80 माइनस 12, दैट इज 68,000। वैसे ही ये 90,000 दिया था और 10,000 से क्रेडिट किया था डेटर्स को, तो 90 माइनस 10, दैट इज 80,000। बिल रिसीवेबल 15,000, उसको कुछ भी नहीं किया है जर्नल एंट्री में, तो दैट इज 15,000, राइट। बट तुम्हारा टैली नहीं हो रहा है, कुछ बच गया है। अब जर्नल एंट्री में क्या बच गया है देखना है। तो एक तो कैपिटल रिजर्व बच गया है 8,000, तो कैपिटल रिजर्व तो हम यहाँ पे लेंगे। और जर्नल एंट्री में एक और बच गया है तुम्हारा, जो क्या है हमारा, ये सिक्योर्ड लोन 1,50,000, 12% सिक्योर्ड लोन, राइट। तो 12% सिक्योर्ड लोन क्रेडिट में है, तो ये भी 1,50,000 वहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा सिक्योर्ड लोन में। तो इसमें मैं लिख देता हूँ, ये 0 है तो 12%।
तो भी हमारा 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। अभी क्या, हाँ अभी बैंक बचा, बैंक। अब ये बैंक का भी हमें देखना पड़ेगा। ये देखो बैंक क्या है, 40,000 क्रेडिट है, तो क्या बैंक में पैसा बचा है क्या, वो भी देखना पड़ेगा। 40,000 क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट में लिखा यहाँ पे, क्रेडिट किया है 35, तो 35 क्रेडिट किया। और अभी बैंक किधर है, बैंक 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 1,50,000 हमने क्या किया है, डेबिट लोन दिया है, तो 1,50,000 आया पैसा। 40 और 35 को पे किया, उसके अलावा 50 भी पे किया, और ये 15 भी पे किया। तो 15 और 50,000 भी पे किया हमने। और कुछ है क्या, नहीं है। तो अब इसका टोटल देखो कितना होगा, ये 4 का टोटल हो रहा है 1,40,000, और हमारे पास आया था 1,50,000, तो डेबिट साइड ज्यादा है, 1,50,000 माइनस 1,40,000, तो 10,000 बैंक बैलेंस हमारा बचा है। 10,000 बैंक बैलेंस इज लेफ्ट। तो बैंक भी कभी भी चेक करने का कि जीरो हो गया है या नहीं हो गया, नहीं तो कभी कभी बैंक में भी हमारा पैसा बचता है। तो बैंक इज एन एसेट, 10,000 हमने वहां पे डाला, तो बैलेंस शीट तुम्हारा टैली हो गया, राइट। तो ये 2 क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किए, बाकी तुम लोग डाउट्स पूछ लेना, ये फाइल मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, राइट। क्लियर है, एनी डाउट?